नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। क्रिप्टो बाजार में रिकवरी ठहर नहीं रही है। बाजार में रिस्क ऑफ सेंटिमेंट बढ़ता जा रहा है। निवेशक बड़े जोखिम नहीं ले रहे हैं। आइए देखते हैं 4 बजे तक बाजार का क्या हाल था। बिटकॉइन सुबह की गिरावट के बाद दोपहर में थोड़ा सुधरा, 86,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था, मगर दबाव साफ दिख रहा है। 85,000 का सपोर्ट पार किया है बिटकॉइन ने, जिससे कुछ उम्मीद बनी है। नवंबर के महीने में बिटकॉइन 25% से ज़्यादा गिरा है और बिटकॉइन के लिए 2022 के बाद ये सबसे खराब महीना रहा है, जिसमें $800 बिलियन से अधिक की मार्केट कैप खत्म हो गई है। ये गिरावट ETF के आउटफ्लो और जो रिस्क ऑफ सेंटिमेंट बन रहा है उसके कारण दिख रही है। इथेरियम के लिए $3,000 का स्तर तोड़ना मुश्किल हो रहा है। फिलहाल 2968 के आसपास ट्रेड कर रहा है। $3100 पर बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है। सोलाना आज 138 का सपोर्ट नहीं बचा पाया, अब 137 पर है। अल्पकालिक जोखिम यहाँ भी बरकरार है क्योंकि निवेशकों का भरोसा नहीं बन रहा है। XRP $2.17 पर है। तेज गिरावट है, यहाँ सभी सपोर्ट टूट गए हैं। ये हफ्ता आने वाले 3 दिन क्रिप्टो निवेशकों के लिए बड़े उठापटक वाले रहने वाले हैं और इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि कल हमने इसके बारे में बताया भी था। हाइपरलिक्विड और जुपिटर में बड़े टोकन अनलॉक आने वाले हैं और इसलिए मिड कैप टोकन्स में इस बार अस्थिरता बढ़ेगी। संस्थागत गतिविधियों में बड़ी संस्थाओं में ब्लैक रॉक का जो आईबिट ETF है उसमें नवंबर 18 को $523 मिलियन का रिकॉर्ड आउटफ्लो दर्ज हुआ। पूरे महीने में इस ETF से $2.47 बिलियन निकले हैं और ये ETF के लॉन्च के बाद अब तक का सबसे खराब महीना है और इस तरीके के आंकड़े क्रिप्टो बाजार के सेंटिमेंट को, उसके मिजाज को खराब कर रहे हैं। इधर पैक्सस ने फोल्डिफ के साथ को $100 मिलियन में खरीद लिया है, जिससे कि डिफाई के लिए एक सुरक्षित कस्टडी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। ये बड़ी कंपनियों की डिफाई को लेकर बड़ी रणनीति का या लंबे समय की रणनीति का संकेत है। थाईलैंड की कंपनी बिटकब जो कि सबसे बड़ी एक्सचेंज कंपनी है, वो $200 मिलियन के आसपास का IPO लाएगी और उसे हांगकांग में लिस्ट कराया जाएगा। इधर बिटगेट वॉलेट ने नाइजीरिया और मैक्सिको में USDT और USDC को बैंक खाते में ट्रांसफर करने की सुविधा शुरू की है। ये तुरंत लार्ज स्केल सुविधा होगी और 80 से ज़्यादा बैंक इसमें काम कर रहे हैं। रेगुलेटरी घटनाक्रम में अमेरिका के SEC और CFTC ने, जो कि 2 रेगुलेटर अमेरिका में क्रिप्टो को रेगुलेट करते हैं, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए नए डिस्क्लोजर अपडेट्स की घोषणा की है। खासतौर पर ये डिस्क्लोजर अपडेट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के लिए यानी ETF के लिए होंगे। थाईलैंड ने क्रिप्टो के लिए नया रेगुलेटरी सैंडबॉक्स लॉन्च किया है। थाईलैंड एशिया की अर्थव्यवस्थाओं में, पूर्वी एशिया की अर्थव्यवस्थाओं में तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्रिप्टो पर हांगकांग के बाद दूसरा सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला देश दिख रहा है। क्रिप्टो में गिरावट की रोशनी में रेगुलेटर अब अपने नियम बदल रहे हैं। जैसे जापान के रेगुलेटर ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक्सचेंजों को ज़्यादा रिजर्व रखने की शर्त लगा दी है। जो आज की एक सबसे महत्वपूर्ण खबर है जिस पर हम विजडम में भी बात करेंगे, वो डिफाई यानी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में लिक्विडिटी का क्रंच आ गया है। 1 इंच की एक ताजी रिपोर्ट आई जिसके मुताबिक 95% डिफाई पूल्स में लिक्विडिटी निष्क्रिय है और जिसके लिए नेटवर्क को नए अपग्रेड की ज़रूरत है। फ्रॉड और स्कैम में FBI ने एक रिपोर्ट जारी की जिसके मुताबिक 2025 में अभी तक 262 मिलियन क्रिप्टो फ्रॉड में गवाए, $262 मिलियन क्रिप्टो फ्रॉड में लूटे गए हैं। और ये फ्रॉड, अधिकतम फ्रॉड AI की मदद से फर्जी एक्सचेंज और फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों को ठगने से जुड़े हुए हैं। रिटेल बाजार का सेंटिमेंट मिला जुला है और निराशाजनक है। बिटकॉइन प्राइस ड्रॉप, क्रिप्टो क्रैश की गूगल सर्च में 290% की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। ETF में जो वॉलेटिलिटी है उसे लेकर चिंता बढ़ी है। अगले 48 से 72 घंटे का आउटलुक है कि हाइप और जुप समेत तमाम टोकन अनलॉक होंगे, जिससे सप्लाई बढ़ेगी और वॉलेटिलिटी प्रभावित होगी। बिटकॉइन 85,000 और सोलाना 138,000 के आसपास देखने वाली वजह है। इसके बाद अगर बड़ी तेज गिरावटें दिखती हैं तो फिर मार्केट में डंप आ सकता है। और अब हम आ गए हैं आज के क्रिप्टो विजडम पर। डिफाई में लिक्विडिटी क्रंच का अर्थ है कि बहुत सी पूंजी प्रोटोकॉल में फंसी रहती है। डिफाई यानी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोटोकॉल जैसे यूनिस्वैप, कार्व और में यूजर्स अपनी क्रिप्टो करेंसी और टोकन जमा करते हैं। इसे लिक्विडिटी पूल कहा जाता है और इस पूल में जो रखी क्रिप्टो करेंसी है उसके जरिए लोन दिया जाता है या दूसरी फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए फंड मुहैया कराना जाता है। लेकिन जब इस पूल में बहुत सारी रकम का इस्तेमाल नहीं होता तो इससे नेटवर्क की इफिशियंसी घटती है। ये ऐसा है कि मानो बैंक के पास बहुत सारा पैसा डिपॉजिट में रखा हो लेकिन कोई कर्ज लेने वाले या इन्वेस्टमेंट के विकल्प उपलब्ध ना हो। इससे क्रिप्टो की इकोनॉमी स्लो पड़ती है। 1 इंच की जो ताज़ा रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 95% डिफाई लिक्विडिटी पूल्स निष्क्रिय हैं, यानी केवल 5% ऐसी लिक्विडिटी है, 5% ऐसे क्रिप्टो हैं जो डिफाई पूल में पड़े हुए हैं, जो लोगों ने रखे हैं, जिनका इस्तेमाल हो रहा है और उस पर रिटर्न आ रहा है। बाकी सारा सब कुछ निष्क्रिय है और इसका सीधा असर डिफाई में रखे गए पैसे के रिटर्न पर और यूजर के अपने
एक्सपीरियंस पर पड़ता है और इसलिए आने वाले दिनों में ट्रेड्स और ट्रांजैक्शंस महंगे होते हैं क्योंकि जो रखी हुई पूंजी है उस पर कोई रिटर्न नहीं आ रहा है। अगर लिक्विडिटी बढ़ती है तो पूल्स में ज़्यादा रकम आती है, यूजर्स के बीच सर्कुलेशन होता है और अपग्रेड और ऑटोमेशन से इससे सिस्टम मजबूत होता है, इससे यूजर्स को फ़ायदा मिलता है। तो डिफाई में लिक्विडिटी क्रंच दूर करने के लिए स्मार्ट रूटिंग, लिक्विडिटी एग्रीगेटर्स और कई इंसेंटिव मॉडल्स की ज़रूरत होती है, तब जाकर ये सेक्टर बैंक जैसी इफिशिएंसी दिखा पाएंगे। क्रिप्टो में ताजी गिरावट के बाद जो पूरा ढांचा था अलग अलग वो लड़खड़ा रहा है और उसमें डिफाई का एक ये महत्वपूर्ण उदाहरण है। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही, कल फिर लौटेंगे नए अपडेट्स के साथ।